अगर कोई मेंबर किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है और इलेक्ट भी होता है, बट अगर वही मेंबर जिस पार्टी से इलेक्ट होता है उसी पार्टी के अगेंस्ट अगर काम करने लगे तो क्या होगा? तो ये जो बात है, यही बात रोकने के लिए कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो न्यूज में आता है, वो लाया जाता है। आज हम इस लेक्चर में इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसी के बेसिस पे देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत क्या है, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ है और डिफेक्शन जो है इसका मतलब क्या है। ये टोटल इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में हम देखेंगे ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हमारे माइंड में नहीं रहे। अगर क्वेश्चन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हमें सब क्वेश्चन के आंसर पता होंगे और एग्जाम में हम अच्छे से आंसर लिख पाएंगे, अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं एंटी डिफेक्शन ये लॉ क्या है। उसके पहले हमें देखना होगा कि डिफेक्शन का मतलब दरअसल होता क्या है, डिफेक्शन किसे कहते हैं। तो पहले तो हमें समझनी होगी कि इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो समझनी होगी। अभी ये जो इंडियन सिस्टम हमारी चलती है, हम जो हमारी कंट्री को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि लोग ही उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्ट करके देंगे, उसके लिए वोट करेंगे। उसी के मोटा मोटी हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। उसमें जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेसी का एक सेंटर पॉइंट माना जाता है, वो एक फीचर माना जाता है डेमोक्रेसी का। अभी यहाँ पे ये जो इलेक्शन लड़ते हैं वो मेंबर लड़ते हैं, बट वो मेंबर जो होते हैं वो अलग अलग पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब अलग अलग पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। कौन कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता है तो कौन किसी पार्टी से बिलोंग करता है। इसके आगे जाके कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, उनको इंडिपेंडेंट मेंबर कहते हैं। उसके आगे अगर हम जाएंगे तो कुछ मेंबर नॉमिनेशन भी उनका होता है, नॉमिनेटेड भी किए होते हैं, वो इलेक्ट करके नहीं आते, उनका नॉमिनेशन किया जाता है। सो इस तरह से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में काम करते हैं। सो यहां से जो है वो कहानी शुरू होती है। पहले तो अगर आपको सरकार बनानी है, किसी पार्टी को सरकार बनानी है, तो उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और सिर्फ इलेक्शन लड़ने से कुछ नहीं होगा, इलेक्शन लड़ने के बाद उनको मेजोरिटी में आना। मतलब इसका क्या है कि जिसके पास भी मेजोरिटी होगी वो यहाँ पे सरकार बनाएगा। उसके पहले अगर हम देखेंगे तो मेंबर तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने मोटा मोटी आपको बताया। एक होते हैं किसी पार्टी से बिलोंग करने वाले, जो कि किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और तीसरे टाइप के जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जिनका नॉमिनेशन किया जाता है। बट हम बात यहां पे क्या कर रहे थे कि जिसके पास भी मेजोरिटी होगी, मतलब क्या है, जिसके पास भी ज्यादा से ज्यादा मेंबर का सपोर्ट होगा वही यहां पे क्या करेगा, सरकार बनाएगा। तो यहाँ पे पहला तो सीधा सीधा आपके पास एक जरिया है सरकार बनाने का, वो क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर इलेक्ट करके लाओ और सरकार बनाओ, ज्यादा से ज्यादा मेंबर का सपोर्ट पाओ और सरकार बनाओ। बट यहाँ पे दरअसल एक लूप होल है। वो लूप होल क्या है, अगर मान लो किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, एक एग्जाम्पल देके अगर हम बताएंगे तो एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है। जस्ट मिनट में एक कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे अगर मेजोरिटी एस्टेब्लिश करनी है, मान लो एक्स और वाई, ये दो पार्टीज है। वैसे तो पार्टी बहुत होती है, बट एग्जाम्पल के लिए एक्स और वाई ये दो ही पार्टी है। इसमें एक्स को 40% मेंबर का सपोर्ट है, मतलब इनके 40% मेंबर जो है वो इलेक्ट करके आए हैं, और वाई के जो है वो 60% मेंबर्स है जो इलेक्ट होके आए हैं। ऐसे 100% मेंबर्स आ गए। बट यहाँ पे मेजोरिटी किसके पास है, वाई के पास है। मतलब यहाँ पे वाई सीधे सीधे गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी, सरकार बनाएगी। बट यहाँ पे एक लूप होल क्या है कि यहाँ पे एक्स ये जो पार्टी है
ये क्या करती है, इनके जो मेंबर्स है, इनके मेंबर्स का सपोर्ट जो है उनको अलग अलग तरीके से लालच देके अपने पास लाती है। वो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे ले आते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है, इनको एक 50% मेंबर्स की जरूरत है। अगर इनमें से 50% मेंबर जो है अगर इनके पास आते हैं तो यहाँ पे एक्स पार्टी के साथ कितना सपोर्ट हो गया, तो एक्स पार्टी के पास 55% का सपोर्ट हो गया। मतलब वाई पार्टी के पास अभी सिर्फ 45% मेंबर्स बचे हुए हैं। मतलब मेजोरिटी में अब कौन आ गया, एक्स पार्टी। बट यहाँ पे ये जो मेंबर लाए गए हैं वो किस हिसाब से लाए गए हैं, उनको अलग अलग तरीके से लालच दिया गया है। आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको मिनिस्टरियल पोस्ट मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, से अलग अलग तरीके से लालच देके ये जो है वो मेंबर्स लाए और एक्स पार्टी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। मतलब यहाँ पे अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और यहाँ पे एक्स पार्टी क्या कर रही है, उंगली टेढ़ी कर रही है। बट कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्यों शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स पार्टी ये कर सकती है तो ऑब्वियसली आगे जाके वाई पार्टी भी ये कर सकती है, कोई भी पार्टी ये कर सकती है। मतलब यहाँ पे एक्स को भी कोई भी गारंटी नहीं है कि उनके गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर इसी तरीके से मेंबर्स आने जाने लगे तो यहाँ पे मेंबर्स की जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं वो शुरू हो जाएगी। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट और नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ेगा, गवर्नमेंट पे पड़ेगा। मतलब कोई भी पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं बना सकती, क्योंकि कब सपोर्ट चला जाएगा, कब मेंबर दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कब मेंबर चले जाएंगे, पता ही नहीं है। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है। डिफेक्शन करने का मतलब ये होता है, डिफेक्शन का मतलब ही यही होता है कि किसी और पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ लो और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उसी पार्टी के अगेंस्ट में काम करो, या वो पार्टी छोड़ के चले जाओ किसी और पार्टी में। इससे हम कहते हैं डिफेक्ट करना, दल बदलना, अगर शुद्ध हिंदी की बात हम करें तो ये जो डिफेक्शन है ये कहीं ना कहीं स्टेबल गवर्नमेंट के लिए घातक है। इसके लिए ये रोकना जरूरी था, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है। और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इस एंटी डिफेक्शन लॉ में अलग अलग तरीके से प्रोविजंस किए जाएंगे और जो भी ऐसे करता है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो पावर है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, अगर लोकसभा होगी तो स्पीकर होगा, अगर राज्यसभा होगी तो चेयरमैन होगा, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में होगा। और उसको फाइनल अथॉरिटी दी गई है कि अगर कोई मेंबर ऐसे करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर है वो उसको दी गई है, जिसे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। आगे यहां से जो है इस एंटी डिफेक्शन लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। भी ये चैलेंज क्यों किया गया इस एक्ट को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया, वो आगे हम देखेंगे। उसके पहले अगर हम देखेंगे कि कुछ तो ऐसी घटना घटी होगी इसके वजह से तीव्रता से ऐसा लगा होगा किसी सरकार को कि ऐसा एक्ट लाना जरूरी है। तो वो जो है वो कहाँ से शुरुआत होती है, ऐसे मेजोरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग मेंबर्स की खरीद फरोख्त जो है वो बढ़ने लगे, अलग अलग तरीके से लालच देना शुरू हो गया और वो मेंबर भी जो है वो क्या करने लगे, डिफेक्ट करने लगे। और यहाँ पे दो तरीके का नुकसान हो रहा है, एक तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका तो नुकसान हो ही रहा है, उसके साथ साथ देश का भी नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है देश का नुकसान, एक तो स्टेबल गवर्नमेंट अगर देश को नहीं मिलेगी तो कोई भी पॉलिसी है वो कंटिन्यू हम नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि देश का जो डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ का रेट है वो ऑब्वियसली कम होने लगेगा। उसके साथ साथ जो पब्लिक आपको इलेक्ट करके देती है, जो जनता आपको इलेक्ट करके देती है, वो जनता क्या करती है,
दरअसल वो जनता किसी पार्टी का लोगो देख के कभी कभी मेंबर को इलेक्ट करती है, बट वही मेंबर क्या करता है, बाद में पार्टी चेंज करता है, पब्लिक को पता भी नहीं होता इस बात का। मतलब हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, जो वोटर्स है उनको भी, उनके साथ भी हम फ्रॉड कर रहे हैं, उनके साथ भी हम क्या कर रहे हैं, अनएथिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो ये चल रहा था। अगर लैंडमार्क हम इसका देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लॉ है वो इवॉल्व कैसे हुआ, मतलब उसका उगम कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई कि ये एंटी डिफेक्शन लाना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, यहाँ पे ये जो गयालाल जी है इनको हमें पहले तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इन भाई साहब ने क्या किया था, एक दिन में 3 बार पार्टी बदल ली, एक दिन में 3 बार डिफेक्ट किया था इन्होंने। 1967 की यह घटना है, ये हरियाणा से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, और इस वजह से एक आयाराम गयाराम का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक लाइन है वो ज्यादा फेमस हुई थी। और ये जो गयालाल है वो गयालाल ही थे उस समय, उनका नाम ही वैसा ही है, लाल गया। तो इसके वजह से ज्यादा जो गवर्नमेंट है उसको लगने लगा कि कुछ तो एक्ट होना चाहिए ताकि जो है स्टेबल गवर्नमेंट हम एस्टेब्लिश कर सके। तो इसके वजह से पहला अगर स्टेप हम देखेंगे तो पहली बार एक कमिटी सेट की गई। 1967 का अगर हम पीरियड देखेंगे तो तब होम मिनिस्टर जो है जो थे वो यशवंतराव चौहान थे, और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई। ऑब्वियसली उस कमेटी का नाम था चौहान कमेटी। तो उस कमेटी ने यह कहा था कि अगर कोई मेंबर लालच में आके ऐसे डिफेक्ट करता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जाएगी, उसके साथ साथ उसको अगले कुछ समय के लिए इलेक्शन से भी बाहर किया जाना चाहिए। मतलब ये सिर्फ एडवाइस थी, ये सिर्फ रिकमेंडेशन थी, बट उसके बाद इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि कमेटी क्या कर सकती है, हमें एडवाइस कर सकती है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उससे रिलेटेड एक्ट बनाना, ये टोटली विधायी का काम होता है। बट यहाँ पे सिर्फ कमेटी का एडवाइस ली जाती है, बट उसके बाद सरकार बदलने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर उतनी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती। बट उसके बाद अगर हम देखेंगे ना तो राजीव गांधी जी है, उनका पीरियड शुरू होता है, और उनके ही कार्यकाल में 1985 की अगर हम बात करेंगे तो 52nd अमेंडमेंट की जाती है, और इसी 52nd अमेंडमेंट के अंडर 10th शेड्यूल ऐड किया जाता है। और ये टोटल जो 10th शेड्यूल है ये टोटली डेडिकेटेड है किसके लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, एंटी डिफेक्शन एक्ट के लिए। सो यहाँ पे ये एक्ट लाया गया 52nd अमेंडमेंट के अंडर, और इस एक्ट में इससे रिलेटेड टोटल रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए। मतलब अगर कोई डिफेक्ट करता है तो उसको किस आधार पर हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये टोटल इस एक्ट में हमें दिया गया। तो पहले तो अगर हमें ये एक्ट समझना है तो पहले हमें यह समझना होगा कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन करने के ग्राउंड्स क्या है, किस आधार पर हम किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, कि टोटल हमें यहाँ पे देखना होगा। उसके पहले अगर इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे तो ऑब्वियसली लेक्चर से शुरुआत से ही मैंने आपको कहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट अगर हमें बनानी होगी तो ऐसा एक्ट लाना पड़ेगा। बाकी जो एथिकल एक्टिविटीज है वो भी होनी चाहिए, वरना हम जनता के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। वो रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक्ट की जरूरत है। उसके साथ साथ पार्टी डिसिप्लिन भी मेंटेन होना चाहिए, तभी किसी पार्टी की वैल्यू रह सकती है। अगर पार्टी को कुछ वैल्यू ही नहीं है तो ऑब्वियसली उसके टिकट को भी कुछ वैल्यू नहीं रह सकती। मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाने वाली जो एक्टिविटीज है वो बढ़ सकती है। तो इसके लिए पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, तो इसके लिए भी इस एक्ट की जरूरत है। बट ये एक्ट है, ये लागू हुआ, मतलब क्या होगा कि मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन होगा हाउस से, जो भी डिफेक्ट करेगा। बट उसके भी कुछ रूल्स है, डिटेल्स में इस एक्ट में दिए गए। इस एक्ट में अगर हम देखेंगे ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन दिए हैं,
वो देखेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। अभी लाइन टू लाइन समझाने से बढ़िया चीज ये है कि प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या क्या है। पहले तो जो डिस्क्वालीफाई होने वाले मेंबर है या इलेक्ट जो मेंबर वहां पे हाउस में जाते हैं, वो 3 प्रकार के, जैसे कि 3 काइंड्स ऑफ मेंबर्स वहां पे होते हैं। पहले तो जो होते हैं वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। दूसरे जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं। और तीसरे जो मेंबर होते हैं उनका नॉमिनेशन किया गया, मतलब वो इलेक्शन नहीं लड़ते। सो इनके जो डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स है इस एक्ट में अलग अलग तरीके से दिए हो। अगर हम पार्टी मेंबर की हम बात करेंगे तो पहले तो अगर कोई पार्टी मेंबर रेजिग्नेशन वॉलंटरीली रेजिग्नेशन देता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। मतलब क्या है कि वो स्वेच्छा से रेजिग्नेशन देता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ये पहला रूल है और नेचुरल रूल है, ये तीनों को इंप्लीमेंट होता है। दूसरा जो रूल है वो ये है, अगर पार्टी व्हिप के खिलाफ अगर कोई एक्टिविटीज मेंबर करता है तब उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अभी पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, ये डिस्क्वालिफिकेशन कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। अगर राज्यसभा होगी तो चेयरमैन करेगा और लोकसभा होगी तो स्पीकर करेगा। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में होगा। यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी गई है। अभी ये भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चेंज कर दिया है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट तब तक फाइनल अथॉरिटी हम मान लेते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आता है एक, उसमें कहा जाता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो फाइनल अथॉरिटी नहीं होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, वो केस भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के जो पावर्स है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को है। दूसरी जो चीज हम देख रहे थे उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई मेंबर पार्टी व्हिप के खिलाफ काम करता है, पार्टी व्हिप के अगेंस्ट काम करता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अभी पार्टी व्हिप का मतलब क्या होता है? अगर मान लो हाउस में एक मान लो कोई एंटी कन्वर्जन लॉ लाता है, उसका जो एक्ट है वो एक्ट बनाना है, उसका बिल लाता है। अभी पार्टी ने डिसाइड किया है कि इस बिल के फेवर में हम वोट करेंगे सब मेंबर, बट वहां पे हाउस में एक मेंबर उसके अगेंस्ट वोट करता है। मतलब पार्टी ने डिसाइड किया था कि उस बिल के फेवर में हमें वोट करना है, ये ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे सब मेंबर्स को, बट एक मेंबर क्या करता है? पार्टी के अगेंस्ट जाता है। अगर ऐसा मेंबर कोई करता है तो उसे कहते हैं कि पार्टी व्हिप के अगेंस्ट काम करना, वो पार्टी व्हिप है। व्हिप मतलब पार्टी ने डिसाइड किया है कि इस बिल के फेवर में हम काम करेंगे या हम अगेंस्ट काम करेंगे, जो भी पार्टी ने डिसाइड किया। तो पार्टी व्हिप के खिलाफ आपको नहीं जाना है, अगर आप जाते हो तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ये दूसरी कंडीशन हम कह सकते हैं। तीसरी कंडीशन अगर हम बोलेंगे, तीसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? अगर मान लो ये जो पार्टी मेंबर है वो एक्स पार्टी से बिलोंग करता है और वो एक्स पार्टी के ही टिकट पे इलेक्शन लड़ता है और इलेक्ट होके भी आता है, हाउस का मेंबर बनता है। उसके बाद अगर ये मेंबर जो है वो कुछ और पार्टी ज्वाइन करता है, मान लो वाई पार्टी वो ज्वाइन कर लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो पार्टी मेंबर इसने पार्टी मेंबर से गिव अप किया है तो उसके जो हाउस की मेंबरशिप है वहां से भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। और ये जो एक्स पार्टी से वाई पार्टी में जाना है इससे हम डिफेक्शन कहते हैं, दल बदलना कहते हैं। तो अगर ये मेंबर ऐसे करता है तो पार्टी में से तो वो गया है, उसके साथ साथ उसके हाउस की जो मेंबरशिप है वो भी कैंसिल हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई उसको किया जाए। ये यहाँ पे कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट 3 कंडीशंस है। ये हमने बात की पार्टी मेंबर की। अगर हम इंडिपेंडेंट मेंबर की बात करते हैं, पहले तो नॉर्मली अगर वो रिजाइन करता है वॉलंटरीली तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इंडिपेंडेंट मेंबर इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ता है, मतलब किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता और इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके हाउस में जाता है,
और उसके बाद अगर किसी पार्टी को ये ज्वाइन करता है तो इसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है, मतलब इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि लोगों ने आपको, इंडिपेंडेंट आप लड़ रहे हैं इसके लिए वोट किया हो, बाकी पार्टी को रिजेक्ट करके आपको वोट किया और आपने आगे जाके क्या किया, कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, मतलब जनता के साथ आप कहीं ना कहीं धोखा कर रहे। इसका यह भी एक एथिकल रीजन हो सकता है। तो अगर ऐसे वो करता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, मतलब होगा डिस्क्वालिफिकेशन। वो अगर इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होकर हाउस में जाता है तो उसको इंडिपेंडेंट ही रहना है, और बाकी व्हीप का जो रूल है वो इसके ऊपर ऑब्वियसली इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि किसी भी पार्टी से ये बिलोंग नहीं करता। इसके लिए किसी भी पार्टी का रूल व्हीप जो है वो इसके ऊपर असर नहीं करेगा। इसको जिस फेवर में या अगेंस्ट में वोट करना है वो कर सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मेंबर है। मतलब यहाँ पे दो ग्राउंड पे इसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, एक तो वॉलंटरी रेजिग्नेशन, और दूसरा क्या है, अगर वो डिफेक्ट करता है। डिफेक्ट इन द सेंस क्या है कि इंडिपेंडेंट मेंबर से अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन इसका हो सकता है। तीसरा, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पहले तो नॉर्मली वो अगर रिजिग्नेशन देते हैं वॉलंटरी तो उनका जो है मेंबरशिप है वो कैंसिल होते हैं, वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पहले 6 मंथ का उनको पीरियड दिया जाता है। पहले 6 मंथ में, 6 मंथ्स में ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनको किसी पार्टी को ज्वाइन करना है या इंडिपेंडेंट रहना है, बट ये सिर्फ पहले 6 मंथ में ही डिसाइड कर। 6 मंथ के बाद अगर मान लो किसी पार्टी को यह मेंबर ज्वाइन करता है तो इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। और यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये भी चलती रहती है, नेगेटिव पॉइंट एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट मेंबर को तो कुछ समय नहीं दिया गया विचार करने के लिए, बट नॉमिनेटेड मेंबर को 6 मंथ्स का जो है वो टाइम दिया गया है। ऐसा क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ये भी बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट में। क्रिटिसाइज जो करते हैं वो ऐसा बोलते हैं, बट यहाँ पे जो रूल है वो आपके सामने है। तो ये 6 मंथ्स का जो है वो पीरियड इनको दिया जाता है। ऑब्वियसली अगर वो 6 मंथ्स में ये इंडिपेंडेंट रहते हैं तो ये कैसे काम करेंगे, इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह काम करेंगे। अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो कैसे काम करेंगे, किसी पार्टी मेंबर की तरह काम करेंगे, मतलब पार्टी का व्हीप वगैरह उनको मानना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली है वहां पे। इसके आगे जाके एक रूल ये भी है इस एक्ट में, अगर किसी पार्टी से 2/3 मेंबर डिफेक्ट करते हैं, मतलब क्या है कि किसी पार्टी के 2/3 मेंबर किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। जो बाकी बचे हुए मेंबर है उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, और जो 2/3 मेंबर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए हैं उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाएगा। यह एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर मोटा मोटी पार्टी मेंबर की हम बात करेंगे तो पार्टी मेंबर में यह भी एक बात है कि अगर ये पार्टी मेंबर मान लो रिजिग्नेशन नहीं देता है बट वो किसी और पार्टी के प्रचार सभा में जा रहा है, उनका प्रचार कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, जनता को बोल रहा है कि इनको वोट कर दो, इनको सपोर्ट कर दो, मतलब ये क्या कर रहा है कि खुद जिस पार्टी से इलेक्ट होता है उस पार्टी के अगेंस्ट में काम कर रहा है। इसको भी पार्टी समझ लेगी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर समझ लेगा कि इसका रेजिग्नेशन है, और वो उसका रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा। रेजिग्नेशन फिजिकली प्रैक्टिकली इसने दिया नहीं है, बट इसकी जो एक्टिविटीज है उसके बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है कि इस मेंबर को अभी रिजिग्नेशन इसका लेना चाहिए, और उस बेसिस पे इसका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। ऐसा एक इंसिडेंट भी घटा है। तो इस बेसिस पे रेजिग्नेशन जरूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल लिख के देना है। अगर आपकी एक्टिविटीज वैसी होंगी तो भी आपका रेजिग्नेशन मान लिया जाए, और उस मानने के बेसिस पे भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। यह हमें यहाँ पे समझना होगा। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो, बट यहां पे भी खत्म नहीं होती कहानी।
दरअसल हम कह सकते हैं कि कहानी का जो जो टर्निंग पॉइंट है ये यहाँ पे है। अभी तक हमने इस एक्ट में क्या देखा कि पहले क्या हो रहा था 1985 से पहले कि एक्स पार्टी से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट होके आ रहा है, बाद में पैसे लेके या मिनिस्टरियल पोस्ट के बहाने वो क्या कर रहा है, डिफेक्ट कर रहा है, दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। इसके वजह से कोई भी पार्टी क्या कर रही है, स्टेबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने में असफल हो रही है। मतलब ये जो है सभी पार्टियों के लिए थ्रेट है, डेमोक्रेसी के लिए भी ये थ्रेट है। तो इसके वजह से सरकार को लगने लगा कि हमें एंटी डिफेक्शन जैसा एक्ट लाना चाहिए। तो इसके वजह से एक्ट आया। एक्ट आने के बाद ये जो आयाराम गयाराम थे इनके ऊपर एक हम कह सकते हैं कि प्रतिबंध लगाने के लिए तरतूद की गई, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस किए गए। इसमें अगर पार्टी का मेंबर है वो डिफेक्ट करता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। वो जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर है, पार्टी से बिलोंग करने वाला मेंबर है, उनके लिए जो रूल्स थे वो किस प्रकार से उनको लागू होते, किस प्रकार से उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, और वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। ये सब कुछ हमने देख लिया। अभी तक आपको लग रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं है, इतना आसान है कि क्या इसके पहले डिफेक्शन कर रहे थे उसके ऊपर रोक लगाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। इसके तहत अगर डिफेक्शन ये करते हैं तो अलग अलग तरीके से इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर या चेयरमैन ये लोग करेंगे। यहाँ तक सही है, यहाँ तक आसान भी है और मजा भी आया होगा। बट जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ से शुरू होता है। हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र में, मैं अभी पुणे से बिलोंग करता हूँ, मतलब पुणे में ही लेक्चर रिकॉर्ड करना। तो वो कहते हैं मराठी में अध्यक्ष महोदय, और वो टर्म हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित है, सब कहते हैं अध्यक्ष महोदय, और बाकी मेंबर उनको कॉपी करते हैं अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय। ये जो अध्यक्ष महोदय है इन्हें हम कहते हैं स्पीकर, और अगर सभापति होंगे तो उन्हें हम कहते हैं चेयरमैन। तो ये जो स्पीकर है ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। वो टर्निंग पॉइंट कैसे है, क्योंकि जो डिस्क्वालिफिकेशन के पावर्स है ये टोटल इनके पास है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। प्रिसाइडिंग ऑफिसर फिर से एक बार कहता हूं, चेयरमैन हो सकता है या स्पीकर हो सकता है। अगर राज्यसभा होगी तो चेयरमैन होगा, अगर लोकसभा होगी तो स्पीकर होगा। वैसे ही अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर में जाएंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होगा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन होगा। ये समझ गया आपको? तो यहाँ पे ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वो टर्निंग पॉइंट कैसे है, अभी यहाँ पे क्या है, ये जो टोटल पावर दी गई है वो टोटल पावर इसको दी गई है, राइट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना वो भी वहां पे किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ होता है, इलेक्ट होके आया हुआ होता है, या हो सकता है वो इंडिपेंडेंट है, या हो सकता है वो नॉमिनेटेड है। बट यहाँ पे ये जो मेंबर होता है ये किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करता है, तभी वो स्पीकर या चेयरमैन बन सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है, क्योंकि इसका भी वहां पे चयन होता है। ऑब्वियसली जिसके पास मेजोरिटी है उन्हीं का ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, ये ऑब्वियस बात है, वैसा कोई रूल नहीं है, बट ये ऑब्वियसली होता है, जो भी मेजोरिटी में होगा उन्हीं का जो एक मेंबर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस हाउस का। अभी नॉमिनेटेड मेंबर के क्या अधिकार है, वो बन सकता है कि नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसमें हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर टर्निंग पॉइंट कैसे है। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो एट द एंड ऑफ द डे किसी पार्टी से बिलोंग करता है, राइट। तो यहाँ पे पावर किसको दी गई है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिस्क्वालीफाई करने के। मान लो इससे के पार्टी में से कोई मेंबर है, उसके बारे में अगर डिसीजन देना होगा, उसके बारे में डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन देना होगा, तो वो किसके फेवर में देगा, ऑब्वियसली खुद के पार्टी में फेवर में, खुद के पार्टी के फेवर में दे सकता है, राइट। मतलब इसका जो डिसीजन है हो सकता है पार्शियल हो। इम्पार्शियल डिसीजन लेने के लिए जो व्यक्ति है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो भी उसका बैकग्राउंड भी इम्पार्शियल होना चाहिए। ये अगर किसी पार्टी से बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली हो सकता है
कि ये जो है उसी पार्टी के झुकाव में अपना जो निर्णय है वो निर्णय दे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और एक चेहरे पे मुस्कान लाने वाली बात क्या है कि इसका जो डिसीजन है वो डिसीजन फाइनल होगा। यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, कोई भी मतलब जुडिशरी भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये था यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली इसको ये पता है अगर मैं कोई भी डिसीजन दूंगा तो यहाँ पे कोई इंटरफेयर करने वाला है नहीं, तो ऑब्वियसली मैं दूंगा डिसीजन। और जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के लिए अच्छा होगा, वो भी डिसीजन में दे सकता हूँ। तो यहां से इसके लिए मैंने कहा कि टर्निंग पॉइंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। बट यहाँ पे ये ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि एक दिन क्या होता है, एक केस है इंपॉर्टेंट, उस केस का नाम है किहोतो होलोहन केस। अभी ये जो किहोतो होलोहन है ना, ये भाई साहब है किहोतो होलोहन, ये बिलोंग करते हैं नागालैंड से, मतलब करते थे, नागालैंड से बिलोंग करते। तो इन्होंने ये जो है वो एक पिटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा कि अगर ये जो मेंबर है वो किसी पार्टी से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका डिसीजन इम्पार्शियल हो सकता है, मतलब पार्शियल हो सकता है। तो यहां से ये जो 1992 में पिटिशन दाखिल की जाती है इनकी तरफ से, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाया जाता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, जिसे हम पॉपुलरली ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट है, ये केस कभी भी नहीं भूलोगे। वो क्या केस क्या है, किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिल्लो एंड अदर्स, ये केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पावर्स है, स्पीकर हो या चेयरमैन हो, उनके जो पावर्स है वो डिस्क्रिशनरी है, वो मतलब ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, उसमें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जुडिशरी ने ये कही, सुप्रीम कोर्ट ने ये कही, उनके पावर तो सर्वोपरि वहां पे होंगे, बट उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल नहीं होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर तो नहीं करेगा, बट अगर उनका डिसीजन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन अगर पार्शियल लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में लोग जा सकते हैं, जुडिशरी में लोग जा सकते हैं, और उसका जो डिसीजन का रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू है, वो हो सकता है, और उनका डिसीजन रिजेक्ट भी हो सकता है, उसका क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। मतलब ये टर्निंग पॉइंट क्यों है, पहले हम क्या कह रहे थे कि ये जो भाई साहब है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इनका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। बट अब सुप्रीम कोर्ट का 1992 में जजमेंट आता है, उसके बाद क्लियर हो गया कि उनका डिसीजन फाइनल नहीं होगा, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। समझ रहे हो आप, मतलब यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन भी फाइनल नहीं होगा। अगर किसी पार्टी को लगता है, किसी मेंबर को लगता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने यह डिसीजन गलत तरीके से दिया है, पार्शियल डिसीजन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसके पहले 1992 के पहले क्या था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल माना जाता था। बट 1992 के जजमेंट के बाद से अगर किसी मेंबर को लगता है कि ये डिसीजन पार्शियल है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसी केस का नाम क्या है, किहोतो होलोहन केस। इतना ही आपको ध्यान में रखना है, किहोतो होलोहन केस सुप्रीम कोर्ट का 1992 का जजमेंट है। और जजमेंट अगर एक सेंटेंस में आपको बता दूं तो जजमेंट में ये कहा था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन जो है वो फाइनल नहीं होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये जो है वो इस जजमेंट का एक की पॉइंट है। बाकी बहुत सारी चीजें इस जजमेंट में कही गई थी कि कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे वो पावर जो है डिस्क्रिशनरी है, वगैरह वगैरह कहा गया था। मतलब पहले क्या किया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो कैसे हमारे लिए अच्छी है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने सब कहा। और उसके बाद क्या कहा कि ये जो अथॉरिटी है ये फाइनल अथॉरिटी नहीं होगी, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अभी ये सब जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। अभी इसके साथ साथ आपके नोट्स के लिए कुछ फैक्चुअल चीजें भी आपको बता दूं, मतलब इन वर्ड्स भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपके पास नोट्स भी हो। अगर आपने एक स्टडी रिवॉल्यूशन नाम का हमारा चैनल है वो अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे हर एक तरीके के नोट्स आपको मिलते रहते हैं। इस लेक्चर के भी बाद में वहाँ पे नोट्स आपको मिलेंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दिया है। सो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि जो फैक्चुअल चीज़ है वो भी थोड़ी सी हम देख लेते हैं। यहाँ पे व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया है, वो अच्छे से आपको एक स्पोकन वर्ड्स में आपको मैंने समझा दिया। बट अगर वर्ड्स में हम देखेंगे, फैक्चुअल डेटा देखेंगे, तो 52nd अमेंडमेंट के अंडर 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, जहां पे जो मेंबर डिफेक्ट करेगा उसका डिस्क्वालिफिकेशन करने के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें दिए जाते हैं। और वो डिस्क्वालिफिकेशन कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। और इसका गोल क्या है? स्टेबल ऑफ गवर्नमेंट हम बना सके, अच्छे से देश चले, देश हमारी जो कंट्री की ग्रोथ हो वो ना रुके, उसमें कोई रुकावट ना है। उसके साथ साथ जो इलेक्शन में खर्चा हो रहा है, क्योंकि बार बार वहां पे क्या हो रहा है कि बार बार ये जिस तरफ मेंबर जब ज्यादा होंगे उनका जो है उनको पार्टी बनानी पड़ेगी। मतलब क्या है, उस एक्टिविटी के लिए जो भी खर्चा लगेगा वो खर्चा बढ़ता है, वहां पे जो टैक्स पेयर है उसका भी नुकसान हो रहा था। उसके साथ साथ जनता वोट दे रही है किसी और कारण से, और मेंबर वहां पे जाके क्या कर रहा है? कुछ और ही कर रहा है। मतलब यहाँ पे जनता के साथ भी फ्रॉड हो रहा है, मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक्टिविटी ज्यादा होने लगी। सो वो कम करना इसका गोल था। और ये जो एक्ट है वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट को भी लागू होता है और स्टेट असेंबलीज को भी लागू होता है। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स जो उनको उनके लिए भी इम्प्लीमेंट है और पार्लियामेंट्रियन के लिए भी ये इम्प्लीमेंट है। उसके साथ बाद में जो है हमने मेंबर्स के अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग कैसे रूल्स है वो अच्छे से समझा, मतलब मैंने समझाई थे आपको। उसके बाद अगर हम फैक्चुअल डेटा देखेंगे तो ये जो एक्ट है वो इवॉल्व कैसे हुआ, मतलब क्या है, कुछ तो ऐसा घटा ना, तभी तो लगा हमें कि एक्ट होना चाहिए। तो वहां पे इस गयालाल जो है उनका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि इनको नमन हमें करना चाहिए कि कुछ भी ऐसे एक्टिविटी हमें करनी चाहिए कि लोग हमारे नाम ले। तो इनका जो है वो वैसा ही हुआ है। उन्हें एक दिन में 3 बार मेंबरशिप, मतलब जो पार्टी है वो चेंज कर दी, 3 बार डिफेक्ट कर गए थे। उसके बाद एक जो है वो कमेटी बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं यशवंत राव कमेटी, जो कि होम मिनिस्टर थे। 1967 का पीरियड हम देखेंगे तो वो कमेटी जो है वो कुछ रिकमेंडेशन करती है, वो मैंने पहले ही आपको बताया। बाद में राजीव गांधी की जो सरकार थी, मतलब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके अंडर 52nd अमेंडमेंट होती है 1985 में, और एक एक्ट बनाया जाता है, एक शेड्यूल ऐड किया जाता है, 10th शेड्यूल। ये 10th शेड्यूल में अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन एक्ट से रिलेटेड ही टोटली उसी को डेडिकेटेड है। तो ये ला जाता है और वहां पे आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये पहले ही मैंने आपको बताया है। उसके बाद डिफेक्शन के ग्राउंड्स क्या थे, तो डिफेक्शन के ग्राउंड्स मैंने बताया आपको कि पार्टी से अगर कोई मेंबर बिलोंग करता है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ पे उसका हो सकता है। इंडिपेंडेंट मेंबर है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, और नॉमिनेटेड मेंबर है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ये सब यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ अगर आगे हम देखेंगे तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था ना, उसका डिसीजन 1992 के पहले फाइनल माना जाता था, बट 1992 का जो केस आया, जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से उसका जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं होगा, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए पात्र होगा। ये कहा गया, ये भी हमने देखा था। उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट है आज के टॉपिक का, ये टर्निंग पॉइंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये मैंने आपको समझाया था। और ये 1992 का जजमेंट तो आपको अच्छे से मैंने एक लाइन में भी समझाया, और बार बार वही बोल के आपको बोर हो गया होगा अभी तक। अभी यहाँ पे क्या है कि 1992 का जो जजमेंट था, वहां पे ये जो टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो जो घटित होता है, उसके बाद भी एक 91st अमेंडमेंट होता है, और उसके तहत भी 2003 में 2003 में कुछ ऐसे नियम रूल्स बनाए जाते हैं ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ है वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो सके। मतलब अगर कोई मेंबर मिनिस्टर है
और मिनिस्टर होने के बावजूद वो ऐसे कुछ एक्टिविटीज करता है तो उसकी मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी कैंसिल हो सकती है, मतलब हो जाएगी, और मेंबरशिप तो हो ही जाएगी कैंसिल। उसके साथ साथ कुछ जो मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने वाले रूल्स भी थे एंटी डिफेक्शन लॉ में, वो भी रूल्स डिलीट कर दिए गए ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो और इफेक्टिव बन सके। उसके साथ साथ जैसे कि कियोतो होलोन वर्सेस जाचिल्लो केस है 1992 की, उसके साथ साथ बाकी भी इंपॉर्टेंट कुछ केसेस है, जजमेंट्स है, वो भी हमें देख के रखना जरूरी है। जैसे कि रवि एस नाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है, निबाम राबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर 2016 का केस है, नबाम राबिया है वो जो नबाम राबिया केस है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ये भी हमें देख के रखना चाहिए। ये 2-3 लाइन्स में मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। गिरीश घोडनकर वर्सेस द स्पीकर गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एक केस है 2021 की केस है, अभी की केस है, ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट क्या था, जुडिशरी का जजमेंट क्या था, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब क्या है, जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं, कभी कभी ऐसा हुआ है कि जजमेंट है डायरेक्टली प्रीलिम में भी पूछे गए हैं, तो ये जजमेंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब इस एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस मतलब यहाँ पे अगर मान लो 2/3 मेंबर डिफेक्ट करते हैं और किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो 2/3 मेंबर अगर होंगे तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। मतलब अगर मान लो एक्स नाम की एक पार्टी है, उसके टोटल मेंबर के अगर प्रोपोर्शंस में हम देखेंगे तो 2/3 मेंबर जो है वो अगर मान लो एक्स पार्टी छोड़ के वाई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहां पे क्या है, एक्स पार्टी में कितने रह गए, 1/3 रह गए, राइट। एक्स पार्टी में 1/3 रह गए, तो यहाँ पे ये जो 2/3 है वो डिफेक्ट तो कर रहे हैं, बट वो 2/3 होने के नाते उनका हाउस से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ये इस एक्ट में कहा गया है। उसके साथ साथ ये जो बाकी रहे हैं 1/3, उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, मतलब ये एक एक्सेप्शन है। उसके साथ साथ और क्या एक्सेप्शन है, इस एक्ट का जो पैराग्राफ 5 है उसके अंडर अगर स्पीकर होगा, चेयरमैन होगा या डेप्यूटी चेयरमैन होगा, ये अगर डिफेक्ट करते हैं, पार्टी छोड़ते हैं या कोई और पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे सीधा सीधा क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 5 ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, द सेक्शन प्रोवाइड्स एन exemption to the speaker, chairman and deputy chairman of the legislature from disqualification on grounds of defection। मतलब डिफेक्शन के ग्राउंड पे चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन या स्पीकर, मतलब क्या है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड पे। आप समझ रहे हो मेरी बात। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिस्क्वालीफाई करना होगा तो उसको खुद को डिस्क्वालीफाई करना होगा, और ये प्रोविजन इसके लिए भी की हुई है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर इंडिपेंडेंटली काम कर सके। मतलब अगर उसको लगता है, अगर मान लो कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और वो एक्स पार्टी से बिलोंग करता है और एक्स पार्टी उसका एक खुद का एक इंडिपेंडेंट थॉट है, अगर उसे लगता है कि ये अनएथिकल है, मैं इसके साथ, इस पार्टी के साथ नहीं जा सकता इस निर्णय में, तो वहां पे क्या है कि वो उस पार्टी को छोड़ भी सकता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन दे सके एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो इसके लिए भी एक्सेप्शन दिया गया। तो ये हमें जो एक्सेप्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना। उसके साथ साथ एंटी डिफेक्शन को लेकर अलग अलग तरीके से जो है डिफरेंट ओपिनियंस है, वो ओपिनियंस भी हमें मालूम होना चाहिए ताकि अगर हम मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो ये ओपिनियन काम आएंगे, वहाँ पे जजमेंट्स काम आएंगे सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग तरीके से। उसके साथ साथ जो ओपिनियंस है, किसी कमेटी ने ओपिनियंस दिया है, किसी बड़े जो पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति ने ओपिनियन दिया है, तो ये ओपिनियन जो है वो हमारे आंसर राइटिंग में मायने रखते हैं, तो ये ओपिनियन हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं थोड़े से ओपिनियन क्या क्या है किसके किसके। यहाँ पे अगर एक्सपर्ट कमेटी की हम बात करेंगे तो एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कहा है, अगर मान लो पार्लियामेंटेरियन मेंबर्स है, राज्यसभा मेंबर या लोकसभा मेंबर, तो वहां पे हमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये पावर देने के बजाय हमें प्रेसिडेंट को देनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर स्टेट असेंबली की बात करेंगे
तो ये पावर हमें गवर्नर को देनी चाहिए, और ये जो प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, ये इलेक्शन कमीशन की एडवाइस लेंगे और उसके तहत काम करेंगे, ताकि ये जो हम कह सकते हैं डिसीजन है वो इम्पार्शियल लगे, इम्पार्शियल ले सके, पार्शियल डिसीजन ना ले सके। क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी पार्टी से बिलोंग करता है, इसके लिए हो सकता है कि उसी पार्टी की तरफ वो झुकाव दे, निर्णय उसका दे, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके सुनवाई से रिलेटेड एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाया जाए, ताकि इसकी जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द हो, और वहां पे जो जज होंगे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, जो भी एक्सपीरियंस भी है और उनको पता भी है कि डिसीजन कैसे देना है। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है, से अलग अलग ओपिनियंस दिए गए, तो एक्सपर्ट कमेटी का आपको ध्यान में रखना है और सुप्रीम कोर्ट का भी आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आगे क्या दिया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, हमने डिफेक्शन भी कंट्रोल में लाने के लिए ये एक्ट लाया है, और दरअसल ये ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा है, बट जितना सक्सेसफुल रहना चाहिए उतना सक्सेसफुल ये नहीं है, और सक्सेसफुल बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए अलग अलग तरीके से रिकमेंडेशन दी जाती है। जैसे कि ये जो है वो रैशनल और सेंसिबल यूज इसका होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप कि जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अच्छे से काम भी कर रही है, बट वहां पे खुद की सरकार बनाने के लिए उनके मेंबर्स आप क्या कर रहे हैं, मतलब वहां पे उनको डिफेक्ट करने के लिए उकसा रही है। और यहाँ पे 2/3 का तो रूल है ही है। अभी हमने महाराष्ट्र में क्या देखा, इसी 2/3 में का जो रूल है उसका यूज किया गया है, 2/3 मेंबर वहां पे छोड़ के गए पार्टी, तो वहां पे उनको ना डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ना उनको गलत बोल सकते हैं, गलत उन्होंने कुछ किया है ये कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, कौन बराबर है कौन गलत है, इससे ज्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि जो एक्ट है उसमें क्या क्या लूप होल है, और वो उस लूप होल का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। यही सजेशन बार बार दिए जाते हैं। उसके साथ साथ होलोन जो जजमेंट था अभी हमने देखा, उसमें जो जस्टिस वर्मा थे, वहां पे जस्टिस वर्मा और शर्मा दोनों थे, 5 मुझे लगता है 5 जज बेंच थी। वहां पे जो जस्टिस वर्मा थे उन्होंने कहा था कि स्पीकर शुड नॉट एंजॉय सच अथॉरिटी, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। उसका उनका बोलने का मतलब यही था कि एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली वो किसी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी सभागृह का एक मेंबर है, उसी हाउस का एक मेंबर है जैसे बाकी मेंबर है, तो ये भी हमें सोचना चाहिए। उसके साथ साथ 170 लॉ कमीशन रिपोर्ट था, उसमें भी कुछ सजेशन दिए गए थे, वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। उसके साथ साथ व्हाट आर द रिसेंट एक्यूरेंसेस ऑन द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड रिसेंट इंसिडेंट्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे केशम मेघचंद्रा वर्सेस द ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर 2020 की केस है। यहाँ पे जस्टिस रोहिंटन नरीमन टॉक्ड ऑफ द नीड टू सेट एन एक्सटर्नल मीन्स टू डील विद द डिफेक्शन केसेस। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अलग से ट्राइब्यूनल्स होना चाहिए ऐसे केसेस हैंडल करने के लिए, डिफेक्शन के केसेस हैंडल करने के लिए, ताकि इसका जल्दी से जल्दी जो है वो डिसीजन जुडिशरी दे सके। क्योंकि जब तक डिसीजन पेंडिंग रहेगा तब तक, अगर मान लो एक मेंबर डिस्क्वालीफाई होने वाला है, अगर मान लो डिफेक्शन होता है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लंघन कर रहा है वहां, बट अभी तक जो कोर्ट में मामला चल रहा है उनका डिसीजन ही नहीं आया। जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक अगर वो इलीगल भी है तभी भी वो जो मेंबर है वो हाउस का मेंबर रहेगा, तो तब तक क्या करेंगे हम, तो ये हमें सोचना जरूरी है। अगर मान लो महाराष्ट्र के अभी एग्जाम्पल हम देखते आसानी से समझते हैं, अगर जो शिवसेना के मेंबर्स थे उन्होंने जो डिफेक्शन किया है वो डिफेक्शन करते हैं, बाद में वापस आते बीजेपी के साथ एक कोएलिशन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं, गठबंधन सरकार एस्टेब्लिश करते हैं, और ऑब्वियसली जो चीफ मिनिस्टर है वो एकनाथ शिंदे बनते हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं, देवेंद्र फडणवीस बनते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि इन्होंने जो किया वो लीगल है या इलीगल है। मान लो बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, मान लो 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि जो इन्होंने किया है, जो मेंबर डिफेक्ट किया है वो इलीगल था, तो 6 महीने जो उन्होंने डिसीजन लिए है, 6 महीने जो गवर्नमेंट उन्होंने चला है, वो सब भी इलीगल होता है। उसके बारे में कौन सोचेगा? मतलब 6 महीने जो है, जो बीच के 6 महीने थे, वो गवर्नमेंट टोटल चलाई जा रही थी इलीगली। तो ये जो लूप होल है, ये रोकने के लिए एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस ये जो फैसले है उसका निपटारा, ये जो केसेस है उनका निपटारा हो सके। तो यहाँ पे मुझे पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है ये, तो ये हमें रोकने के लिए इस एक्ट को इफेक्टिव बनाना होगा। इफेक्टिव बनाने का मतलब क्या है कि लूप होल जो है वो कम से कम यहाँ पे रखने चाहिए, या टोटल लूप होल है वो क्लियर करने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो एंटी डिफेक्शन एक्ट का जो डिस्कशन है वो खत्म होता है। यहाँ पे हमने टोटल एंटी डिफेक्शन लॉ है वो आसानी से समझने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि अच्छे से मैं आपको ये जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है वो समझा सका हूँ। अगर आप टेलीग्राम या इंस्टा पे या ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दी गई है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम जो है वो टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन ही करना है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरीके से नोट्स और बाकी अपडेट मिलता रहता है। और बाकी जो कोर्स आने वाले समय में शुरू होने वाले जो कि टोटली फ्री होगा, वो भी उसका भी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन ही करना है। अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने आपको समझा है ये बेनिफिशियल है, आपको आसानी से समझ में आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सपोर्ट मुझे मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जो मेरा लेक्चर है, डिस्कशन ये पहुंच सके डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं आपकी रजा लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए। तो डिसलाइक क्यों किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आपके जो कमेंट्स है उस कमेंट्स के आधार पे मैं उसके इस लेक्चर में इम्प्रोवाइजेशन कर सकूँ। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं आपके कमेंट के हिसाब से वहाँ पे तो यहाँ पे रजा लेता हूँ। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तब तक गुड बाय, टेक केयर।